ये कॉलेज स्टूडेंट्स एक अनजानी गुफा में आ चुके थे अपनी एक्सप्लोरेशन करने के लिए, लेकिन कुछ घंटों बाद जब वो बाहर निकलकर चेक कर रहे थे तो पता चला कि पूरे 1000 साल बीत चुके हैं। पृथ्वी पूरी तरीके से बंजर हो गई थी और अंतरिक्ष में तो यूएफओ दिखाई दे रहे थे। कहानी की शुरुआत होती है हॉपर नाम के एक रिसर्चर को दिखाते हुए, जो कि एक चट्टानी वाले इलाके पर आकर कुछ तो ढूंढ रहा होता है। हॉपर के साथ तो उसका एक कुत्ता भी था जिसका नाम बार्क होता है। अब वो लगातार ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ में एक फोटो मौजूद थी। शायद हॉपर फोटो में मौजूद चीजों को ढूंढने का ट्राई कर रहा है। अब अचानक हॉपर को ऊपर वाले इलाके में आने के बाद एक वैन दिखाई देती है, लेकिन चौंकाने वाली बात होती है कि वो वैन देखने से 70s की लग रही थी। ऐसी वैन तो अब मॉडल वर्ल्ड में बनना बंद हो चुकी है। इन्हीं चीजों को देखकर हॉपर को और थोड़ी सी जिज्ञासा होने लगी। वो डिसाइड करता है कि वो इस जगह पर एक्सप्लोरेशन करेगा। वैन के अंदर भी कई सारी पुरानी चीजें रखी गई होती हैं। तभी हॉपर को वहाँ की एक गुफा के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। हॉपर तो सीधा चला गया बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा के अंदर की तरफ। अब यहाँ हॉपर जब उस गुफा के अंदर रोशनी डालता है तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो तो कोई काउबॉय लग रहा था जिसके पास पुराने इक्विपमेंट्स होते हैं। उसकी गन्स का सेटअप देख के ये पता लगाया जा सकता था, लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात थी कि वो आदमी एक ही जगह पर स्टक रहता है। अब हॉपर को ये सारी चीजें जल्द से जल्द पता करनी थी, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आया था। उसे पता होता है कि ये चीजें खतरनाक भी हो सकती हैं, क्योंकि एंशिएंट चीजें हमेशा अपने साथ एक राज को छुपा कर रखती हैं। वो राज तो उनके पास ही जाकर पता चलने वाला था। इसीलिए अब हॉपर सीधा अपने घर पर आ जाता है कुछ इक्विपमेंट्स लेने के लिए। हॉपर के घर के पास तो उसके दो स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं। एक का नाम था जैकी तो दूसरे का नाम था टाइलर। दोनों तो कुछ डाउट सॉल्विंग के लिए हॉपर के पास आए थे, क्योंकि वो उनके स्कूल में एक टीचर का काम करता है। लेकिन हॉपर ने उन दोनों को मना कर दिया और कहा कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम दोनों कभी और आ जाना, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ। जैकी और टाइलर तो काफी शॉक थे, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने अपने प्रोफेसर को जल्दबाजी में नहीं देखा था। हॉपर ने तुरंत ही सारे इक्विपमेंट जमा किए और वहाँ से निकल गया। अब थोड़ी देर बाद हॉपर को फिर से उसी गुफा में दिखाया गया, जो कि अब आगे बढ़ रहा था। वो काउबॉय अभी भी वहीं पर होता है। अब जैसे ही हॉपर थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी उसे कुछ फील होने लगा। देखने पर ऐसा लग रहा था कि सामने की तरफ एक इनविजिबल लेयर बन गई है और इस लेयर की दूसरी तरफ जाया जा सकता है। हॉपर ने तो थोड़ा फोर्स भी लगाना स्टार्ट किया, जिससे कि वो दूसरी तरफ चला जाए। ऐसा करते ही जब हॉपर की बॉडी अंदर जाने लगी थी तो वहाँ पर काउबॉय जो कि स्टक हो गया था वो धीरे धीरे हिलने लगता है। यानी कि यहाँ पर तो कुछ अजीब ही होने वाला है, जिसका अंदाजा हॉपर को था ही नहीं। अब इस मोमेंट के होते ही हमें 2 दिन के बाद का समय दिखाया गया। टाइलर और जैकी अपने प्रोफेसर के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं लौटे। एक तरीके से वो मिसिंग हो चुके होते हैं। लेकिन टाइलर और जैकी इसीलिए चौंक गए क्योंकि वो तो 2 दिन पहले उनसे मिले थे। टाइलर और जैकी को अंदाजा था कि उनके प्रोफेसर कहाँ गए हैं और वहाँ से अभी तक नहीं लौटे, तो इसीलिए वो दोनों कांटेक्ट करने लगे कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। अब यहाँ जैकी और टाइलर को तो उस जगह पर जाकर देखना ही था, लेकिन उनके पास कोई व्हीकल नहीं होता जिससे कि आसानी से वहाँ जाया जा सके। तभी टाइलर को कैरा नाम की अपनी एक फ्रेंड के बारे में याद आता है, जिसके फादर के पास एक व्हीकल है। और टाइलर तो सीधा जैकी को कह देती है कि कैरा को कॉल लगाने के लिए, क्योंकि एक तरीके से कैरा को जैकी के ऊपर क्रश होता है और वो उसकी बात बिल्कुल भी नकारेगी नहीं। जैकी ने तुरंत ही कैरा को कॉल करके सारी बातें बता दी कि किस तरीके से वो एक एक्सप्लोरेशन पर जा रहे हैं। कैरा मान तो जाती है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी छोटी बहन वीड को भी अपने साथ लेकर आऊंगी। सभी इकट्ठा होते हैं तो बाद में ये पता चला कि फ्यूरी नाम का एक छोटा लड़का भी उनके साथ आया है। ऐसा लग रहा था कि वो सभी मिलकर किसी कैंपिंग साइट पर जा रहे हैं बड़े मजे से। उन्हें इतना अंदाजा नहीं कि वहाँ जाने के बाद उन सभी की पूरी लाइफ बदलने वाली है। इनफैक्ट वो सारे स्टूडेंट्स वापस अपनी दुनिया में कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। अब यहाँ अपनी एक्सप्लोरेशन जारी करते हुए वो सीधा पहुँच जाते हैं उसी पहाड़ी वाले इलाके की तरफ। टाइलर और जैकी तो अब उसी वैन की तरफ पहुँच गए जहाँ इससे पहले हॉपर रुका हुआ था। वो सभी लोग भी इस पुरानी सी वैन को देखकर सोच में पड़ गए। अंदर बैठने पर उन्हें एक फोटोग्राफ मिलती है जो ऑब्वियसली हॉपर की ही थी, और बाद में पता चला कि इसके अंदर तो हॉपर के पेरेंट्स मौजूद हैं। यानी वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। बात ये होती है कि कई साल पहले हॉपर के पेरेंट्स भी बहुत अनजान तरीके से गायब हो चुके थे। शायद हो सकता है कि इन्हीं चीजों के पीछे वही डार्क सीक्रेट हो जो कि गुफा के अंदर मिलेगा। अब वो सारे स्टूडेंट्स उस गुफा के अंदर जाकर देखने लगते हैं कि वहाँ मौजूद क्या है। अंदर बहुत ही ज्यादा अंधकार था और गुफा काफी बड़ी लग रही होती है। सबसे पहले टाइलर आगे बढ़ती है और उसे एक नीचे गिराव दिखाई दिया, यानी वहाँ से उन्हें नीचे उतरना पड़ेगा। रास्ते में उन्हें एक रोप भी मिलती है जो कि पुरानी थी और बीच में जाकर टूट गई होती है। लेकिन इतनी पुरानी लोग इस मॉडर्न जमाने में क्या कर रही है उन्हें नहीं समझता। वो तो इन चीजों को इग्नोर करके अपना प्लान बनाने लगी कि वो अंदर कैसे जाएंगे। अब ये डिसाइड होता है कि वो उस जगह से नीचे उतरकर अपने प्रोफेसर को ढूंढेंगे। सभी ने अपने बॉडी से हार्नेसेस बांध
बांध लिए थे ताकि अगर वो नीचे गिरे तो उन्हें सपोर्ट रहे। फर्बी जो सबसे छोटा था उसे गुफा के बाहर ही रखा गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर उनके साथ अंदर जाएगा तो वो एक परेशानी बन सकता था। उसे सिर्फ सारी चीजें रिकॉर्ड करने और वहाँ पर पहरेदारी करने के लिए रखा गया होता है। बेचारे फर्बी के फेस पर एकदम मायूसी छाई थी। धीरे धीरे टाइलर, जैकी, कैरा और रीड नीचे की तरफ उतरने लगे थे। अब बीच में आने के बाद कैरा नोटिस करती है कि यहाँ का टेम्परेचर बदल गया, यानी बाहर जो टेम्परेचर था उससे एकदम अलग यहाँ महसूस हो रहा है। लेकिन जैकी ये बात कहकर टाल देता है कि शायद ये अंदर की तरफ मौजूद है, तो यहाँ टेम्परेचर अलग होने के चांसेस हो सकते हैं। वो सभी सपोर्ट लेकर उस जगह से नीचे उतर गए थे, लेकिन अब इससे आगे क्या करना है ये एकदम अननोन था। अब हमें वापस से 2 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जब हॉपर उस गुफा के अंदर घुसा था। हॉपर तो तुरंत ही उस इनविजिबल लेयर को क्रॉस करके अंदर चला जाता है। अब उस जगह पर तो हॉपर को शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे चारों तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये किसी इंसान या फिर जानवर की तो नहीं लग रही थी। इतनी खतरनाक आवाज सुनने के बाद तो हॉपर रुक नहीं पाता और वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में वो गिर भी गया था और उसे चोट भी लग गई थी। लेकिन इस तरीके की अनजान गुफाओं में एक जगह पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। या तो हॉपर को कोई कोना ढूंढकर वहाँ बैठ जाना चाहिए या फिर किसी रोशनी की तरफ बढ़ना चाहिए। हॉपर जब यहाँ पर दूसरी तरफ देख रहा था तो वहाँ एक ओपनिंग थी, लेकिन बाहर की तरफ से बार बार रोशनी बंद चालू हो रही होती है। हॉपर तो बिना कुछ सोचे समझे उस जगह से बाहर निकल गया। अब उसे दिखाई देता है कि चारों तरफ पेड़ पौधे हो चुके हैं और वो पुरानी वैन भी उसी जगह पर मौजूद है। हॉपर को गुफा में गए हुए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे, पर अब वो तुरंत ही भाग कर आता है अपनी व्हीकल के पास जो पूरी झाड़ियों में घिर चुकी थी। एक शॉकिंग बात तो ये होती है कि जब 2 दिन पहले हॉपर यहाँ पर आया था तो ये चट्टानी वाला इलाका था और पूरा डेजर्टेड एरिया होता है, लेकिन अब यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे उग चुके हैं बड़ी भारी मात्रा में। देखने से लग रहा था कि कई साल बीत चुके हैं। हॉपर तो मन ही मन में सोचता है कि उसे बस यहाँ से निकलना है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी जीप के पास चले जाता है। अब हॉपर को उस जगह पर एक और व्हीकल दिखाई देती है जो ऑब्वियसली कैरा और उसके दोस्तों की थी। हॉपर तो अब उस व्हीकल को बड़े अच्छे तरीके से चेक करने लगता है। उसे वहाँ पर जैकी, टेलर और सभी लोगों का बैकपैक मिला था, जिसे देखकर वो तुरंत ही समझ गया, यानी वो सभी यहाँ पर आए हैं और जरूर गुफा के अंदर गए होंगे। हॉपर के पास मौका होता है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन वो इस पूरे रहस्य की सच्चाई जानना चाहता था, तो वो वापस से गुफा की तरफ चल पड़ता है। यहाँ अंदर की तरफ अब सारे स्टूडेंट्स नीचे वाले रास्ते पर पहुँच गए थे, लेकिन इसके आगे क्या करना चाहिए किसी को भी नहीं अंदाजा था। अब जब वो सब थोड़ा और दूर जाते हैं तो उन्हें वही आवाज सुनाई देने लगी जो पहले हॉपर को सुनाई दे रही थी, यानी वो अजीब सी चिल्लाने की आवाज जो चारों तरफ गूंज रही होती है। इन चीजों को सुनने पर वो सारे स्टूडेंट्स एकदम से डर गए। उन्हें अब ये था कि किसी भी तरीके से इस गुफा से बाहर निकला जाए। वो अपनी एक्सप्लोरेशन यहीं पर बंद कर दें। टाइलर और कैरा तो एकदम से घबराने लगे और उस रस्सी से वापस ऊपर चढ़ने का ट्राई करते। टाइलर जब आधे वाले रास्ते पर थी तभी पता चलता है कि कोई रस्सी काट रहा है। उसकी रस्सी तुरंत ही टूट गई और वो नीचे गिरने लगी। ये बात अच्छी हुई कि जैकी नीचे खड़ा हुआ था और उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन अब बात ये हो जाती है कि टाइलर के पैर में फ्रैक्चर हो चुका होता है और जैकी के हाथ में भी चोट लग गई थी। किसी भी तरीके से बाकी स्टूडेंट्स उनकी मदद करते हैं और जब जैकी दूसरे रस्सी को देखने गया तो वो भी थोड़ी देर में किसी ने काट कर नीचे फेंक दी थी। अब ये कौन कर रहा है ये तो एकदम मिस्ट्री वाली बात है। जैकी तो अब सबसे पहले बाहर मौजूद फर्बी को आवाज लगाने लगा, क्योंकि वो इकलौता उस जगह पर मौजूद हो सकता है। उन्हें तो ये भी लगा कि फर्बी उनके साथ मजाक कर रहा, लेकिन बार बार आवाज देने पर भी फर्बी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। रेडियो सिग्नल भी एकदम जाम हो चुके थे। वो सिग्नल तो ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन फर्बी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब तो ऐसा लगता है कि वो सभी बुरी तरीके से वहाँ पर फंस चुके हैं। उन्हें तो सिर्फ बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता पता होता है, जो कि ऊपर की तरफ से आए। अब कोई भी रस्सी या फिर हेल्पिंग हैंड ना होने के कारण वो ऊपर भी नहीं चढ़ पाते। फिलहाल तो टाइलर को कैसे भी करके ये सहन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फ्रैक्चर आगे चलकर बड़ा घाव बन सकता था। जैकी की यही सलाह होती है कि हमें कोई और ओपनिंग देखनी चाहिए। हो सकता है कि वो ओपनिंग पास में ही मौजूद हो, क्योंकि कहीं न कहीं ऊपर की तरफ से उन्हें रोशनी तो मिल ही जाएगी। जैकी अब एक बार फिर से ट्राई करता है ताकि वो रेडियो सिग्नल से सीधा फर्बी को कांटेक्ट करे, और इस बार शायद कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया था। दूसरी तरफ से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आती हैं जो फर्बी की ही थी, और वो कह रहा होता है कि मेरी जान बचा लो, वो मेरे पीछे पड़े हुए। ये कहने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैकी, टाइलर और सारा सभी एकदम से डर गए, क्योंकि ये चीजें तो एकदम से डार्क होती जा रही थी। फर्बी के साथ आखिर क्या हुआ उन्हें ये भी नहीं समझता। फिलहाल जब वो सभी मिलकर दूसरी तरफ जाने का ट्राई करते हैं तो उन्हें ऊपर की तरफ से एक रोशनी तो दिखाई देती है, लेकिन सन की रोशनी देखकर लग रहा था कि बार बार वो बंद चालू हो रही है। सेम ऐसा ही हॉपर को भी एक्सपीरियंस हुआ था। देखने से साफ पता चलता है कि लगातार दिन रात बीतते जा रहे हैं, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। लेकिन जैकी, जो कि स्मार्टनेस से भरा हुआ था, वो कहता है कि जरूर ये फर्बी की कोई शरारत हो सकती है।
वो हमें डराने का ट्राई कर रहा होगा ये सारी चीजें करके। हमें तो अब जल्द से जल्द बाहर निकल के उसे शॉक करना है। सभी लोग अलग हो गए थे ताकि और जल्दी रास्ता ढूंढा जा सके। इस पूरे गुफा की बनावट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज थी। कहीं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता और ऐसे प्लेसेस बने हुए होते हैं जैसे कि किसी ने यहाँ पर स्टे किया हो। लेकिन थोड़ी दूरी पर वो सभी ये देखकर चौंक गए क्योंकि उन्हें फर्बी की डेड बॉडी मिलती है। लग रहा था कि फर्बी ऊंचाई से नीचे गिर गया और उसका सर टूट गया होता है, पर उसकी बॉडी पर कुछ अनजाने निशान मौजूद थे जो एकदम स्ट्रेंज होते हैं। सभी लोग थोड़ा डरे हुए थे और उनके ऊपर मायूसी छा गई थी क्योंकि वो छोटा लड़का मारा गया। जैकी ने जब उसकी तलाशी ली तो लकीली फर्बी का गोप्रो मिल जाता है। शायद हो सकता है कि इसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग हो जो उनके काम में आ जाए। तुरंत ही अब सभी लोग उस गोप्रो में मौजूद रिकॉर्डिंग को अच्छी तरीके से देखने लगे। वो टाइम तब से स्टार्ट होता है जब वो सभी गुफा के बाहर थे और अंदर आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तब से ही फर्बी ने सारे फुटेज लेना स्टार्ट कर दिया था। अब उन सभी के जाने के बाद फर्बी उनका वहीं पर वेट करने लगा। धीरे धीरे इस तरीके से कई घंटे बीत गए और फर्बी उन्हें आवाज भी लगाता है गुफा के अंदर से, लेकिन उनका कोई भी रिस्पांस फर्बी को नहीं मिल रहा था। रिकॉर्डिंग में यही दिखाया जा रहा था कि फर्बी ने इतने घंटे वेट किए लेकिन गुफा के अंदर से जो भी गए थे वो बाहर ही नहीं निकले। बहुत ज्यादा देर होने के बाद फर्बी उसी वैन में चला गया जो बहुत पुरानी। उस जगह पर छानबीन करने पर उसे एक डायरी मिली होती है। डायरी में जो भी लिखा था वो पढ़कर उसे कैमरा में बता रहा था। उसके हिसाब से ये पूरा माउंटेन और केव एक अलग टाइप का श्रृंखला है जैसे कि सीक्रेट ऑफ फाउंटेन कहा जाता है। उसमें ये भी लिखा था कि गुफा के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है या फिर किसी को बहुत ज्यादा डैमेज या फिर बीमारी है सब की सब इस गुफा में ठीक की जा सकती थी। शायद इसी रीजन की वजह से कई साल पहले हॉपर के मॉम एंड डैड इस गुफा में गए होंगे। हॉपर की मॉम को कैंसर था तो उन्हें उस समय पर जब गुफा के बारे में पता चला तो वो कैंसर ठीक करने के लिए अंदर चले गए जो कि वापस कभी लौट कर नहीं आए। अब सभी रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे जिसके अंदर फर्बी को कई दिन बीत जाते हैं। उसने अपनी आधी रात वैन में ही गुजारी थी और धीरे धीरे उसके रिसोर्सेज भी खत्म हो गए। फर्बी को अब यही लगने लगा कि शायद अंदर गए हुए उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो यहाँ से जाने का डिसाइड करता। लेकिन जीप की चाबियां तो कैरा और टाइलर के पास मौजूद थी, इसीलिए फर्बी उस रस्सी को पकड़कर नीचे जाने का ट्राई कर रहा था। जैसे ही फर्बी थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है तभी अचानक आसमान एकदम से चेंज होने लगा। हर एक सेकंड में उजाला और अंधेरा हो जा रहा था, यानी डेज और नाइट लगातार कुछ सेकंड्स में बदलते जा रहे हैं। इन्हीं चीजों की वजह से डरने के कारण फर्बी का हाथ छूट गया और वो नीचे गिर जाता है। उसके मल्टीपल बॉडीज पर फ्रैक्चर हो चुके थे। ये वही मोमेंट था जब फर्बी ने जैकी से कांटेक्ट किया था और कह रहा था कि मेरी मदद करो, वो सभी मुझे मार देंगे। अगले ही मोमेंट में जैकी के सामने कुछ तो अजीब तरीके के लोग आते हैं जो एक्चुअली में इंसानों को खाते थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे फर्बी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरीके से जान से मार दिया। जैकी और उसके सभी साथी ये रिकॉर्डिंग देखकर एकदम से चौंक गए थे। उन्हें ये भी अंदाजा हो गया था कि उनके अलावा यहाँ पर कोई और भी मौजूद है जो ऑब्वियसली इंसानों को मार देते थे, तो अब उन्हें और भी ज्यादा सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा। पता नहीं वो सभी यहाँ से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अब फर्बी की मौत को देखकर किसी में भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर अगर हम भी इस तरीके की गुफाओं में फंस जाए तो सबसे बेटर वे होता है एक साथ रहना। भले ही पता नहीं चल रहा है कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, पर हमें गुफा में मौजूद रोशनी की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप ग्रुप में केव के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो रास्ते में निशान बनाते चलिए जिससे पता चलेगा कि आप यहाँ से गुजर चुके हैं। उस समय पर रिसोर्सेज जमा करके रखने चाहिए क्योंकि पता नहीं रेस्क्यू टीम कब तक आएगी। अब तक जितने भी केसेस देखे गए हैं उसमें रेस्क्यू टीम को आने में कुछ समय लगता है। समय समय पर अजीब तरीके की आवाजें प्रोड्यूस करते रहें जिससे बाहर के लोगों को पता चले कि आप अंदर मौजूद हैं। ऑब्वियस बात होती है कि मोस्ट ऑफ द केव्स के अंदर टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, यहाँ तक कि टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री तक हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप अपने कपड़े पहने रहें। जितना ब्लैंकेट और जैकेट हो सके अपने शरीर से लगाए रखिए और थोड़ी सी हिम्मत रखनी चाहिए क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। अब इस गुफा के अंदर तो इन स्टूडेंट्स को इस बारे में पता नहीं था। सभी एकदम पैनिक हो रहे होते हैं और उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही होती कि उन सभी को गुफा में आए हुए ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स हुए होंगे। लेकिन फर्बी की रिकॉर्डिंग को देखकर पता चल रहा था कि कई सारे दिन बीत चुके हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है और रियलिटी से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन इन चीजों की वजह से उन्हें अब और भी ज्यादा डर लगने लगा जो कि बाहर निकलना चाहते थे। सहरा ही थी जो एकदम अच्छी होती है, बाकी लोग तो एकदम घायल हो चुके थे। तो डिसाइड होता है कि सहरा रोप की मदद से ऊपर जाएगी और पता लगाएगी मदद के लिए। सहरा ने अपने बॉडी से हार्नेसेस बांध लिए थे और ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी होती है। जैकी ने तो उसे एक रेडियो फोन दे दिया था जिससे कि ऊपर जाकर अगर सिग्नल मिले तो वो रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सकती थी। सहरा भी जैकी की तरफ एकदम प्यार से देखती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, पर ये जगह अच्छी नहीं है ये सारी बातें सोचने के लिए।
सारा अब जल्द से जल्द उसी रस्सी की मदद से एक ओपनिंग की तरफ से बाहर निकलने लगी। थोड़ी देर के अंदर जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है तो उसे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रही थी। वो तो बहुत ही ज्यादा खांसने लगी। वो जब चारों तरफ देख रही थी तो सिर्फ उसे बड़ी बड़ी चट्टान और डेजर्टेड एरिया दिखाई देता। क्यों में आने से पहले यहाँ पर तो पेड़ पौधे मौजूद थे। आखिर ये अनजान चीजें इतनी जल्दी कैसे हो गई? चारों तरफ ऑक्सीजन का लेवल भी काफी कम हो चुका होता है, इसीलिए सारा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। सबसे डरावनी बात ये होती है कि सामने की तरफ से बड़े बड़े सैंड स्टॉर्म्स आ रहे थे। ये स्टॉर्म बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। सारा को कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए वो सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगी। सारा की नजर अब आसमान की तरफ गई तो वो देख पाती है एक अजीब तरीके की स्पेसशिप। और ये स्पेसशिप नॉर्मल स्पेसशिप जैसे नहीं लग रही थी। ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन की टेक्निक है जो आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की थी। यही एक्सपीरियंस हो रहा था कि वो सभी समय में काफी आगे निकल चुके हैं। बेचारी सारा इतना ज्यादा डर जाती है कि वो तुरंत ही रस्सी पकड़कर नीचे उतर गई। लेकिन बाकी लोग तो सिर्फ यही देख रहे थे कि सारा एक सेकंड में ऊपर गई और दूसरे सेकंड में नीचे आ गई। वो तो सारा को बोलने लगी कि तुमने जरा भी एफर्ट ही नहीं डाला यहाँ से बाहर निकलने के लिए। पर सारा ने उन्हें बताया कि वो तो कई देर तक ऊपर थी। उसने एक्सपीरियंस किया है कि सारी चीजें एकदम बंजर हो चुकी हैं और पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। कोई भी सारा की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था जब तक उसने वो वीडियो फुटेजेस नहीं दिखाई। सभी लोग ये चीजें देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। अब शायद उन्हें पता चल चुका था कि इस गुफा के अंदर कुछ तो ऐसे फिनोमिनन है जिसमें कि समय यहाँ बहुत ही धीरे बीतता है। और जो फ्लैशेस बाहर की तरफ से सन द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे थे उसमें हर एक फ्लैश का मतलब है एक दिन बीत गया, जो कि हर सेकंड में ही चेंज होते जा रहे थे। जैकी तो ये भी अंदाजा लगाता है कि इसी रीजन की वजह से हमारी रोड्स भी टूट गए, क्योंकि समय के साथ साथ वो कमजोर होने लगी और उनके बीच फ्रैक्शन बढ़ने लगा। यानी एट द एंड वो ऐसे लूप में फंस गए हैं कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो पृथ्वी पर कई हजार साल वैसे ही बीत चुके होंगे। समय उनके साथ बहुत ही अजीब तरीके से खेल रहा था, जिसकी कल्पना इंसानी प्रजाति ने कभी की भी नहीं थी। अब यहाँ सारा की सिस्टर रीड एक बार फिर से वो सारे वीडियो फुटेजेस देखती है जो कि फर्बी ने रिकॉर्ड किए थे। वो तब का मोमेंट होता है जब फर्बी गुफा में रस्सी को पकड़कर नीचे उतर रहा था। उन्होंने आसमान में बड़े ध्यान से देखा तो उसमें पता चलता है कि विंटर, समर और रेनी सीजन तीनों आ चुके हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आसमान में जो फ्लैशेस हो रहे हैं उसका मतलब एक दिन नहीं बल्कि हर एक साल बीत चुके हैं। ये तो उन सभी के लिए और भी ज्यादा शॉकिंग वाली बात थी। अब सारा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और तुरंत ही ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। किसी भी हालत में उसे यहाँ से बाहर निकलना ही था। तभी जैकी और बाकी सारे लोग ऊपर की तरफ कुछ तो रोशनी देखते हैं जो सीधा उनके बीच आकर गिर जाती है। बाद में पता चला कि ऊपर की तरफ से कोई तो ह्यूमनॉइड रोबोट आ रहा है जो उनके करीब आकर बहुत ही ध्यान से देखने लगा। सभी डर के मारे अपनी सेफ्टी के लिए पीछे हो जाते हैं। अचानक एक आदिवासी जो कि इंसानों को खाते थे उसने उस रोबोट पर हमला कर दिया। वो रोबोट तुरंत ही आदिवासी को पकड़ता है और उसके गले पर एक जैमर लगा देता है। इस जैमर की मदद से वो आदमी एकदम से पैरालाइज हो गया था। रोबोट अब जैकी और दूसरे साथियों के पास जाता है, लेकिन इस पूरी लड़ाई के दौरान वो सभी वहाँ से दूसरी तरफ जाने में कामयाब हो गए थे। अब वो सभी ट्रैवल करते हुए उस प्लेस पर आ गए जहाँ आदिवासी अपने विक्टिम्स को जमा करते थे। वहाँ पर एक लेडी और एक आदमी होता है। क्लोजअप में दिखाने पर पता चला कि ये वही काउबॉय है जिसे कि हॉपर ने पहली बार उस गुफा में देखा था। पर अब उस जगह पर आदिवासी आ गए होते हैं तो सभी वहाँ से भागने लगे। जैकी जो अपने आप को स्मार्ट समझता था उसे लगा कि वो इन आदिवासियों से जीत जाएगा, इसीलिए वो बाकियों को आगे बढ़ाकर खुद उनसे फाइट करने लगा। लेकिन आदिवासी उससे कई ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने जैकी को बेहोश करते हुए उसे बुरी तरीके से मार दिया। जब वो सारे आदिवासी आवाज के पीछे चले गए थे तब सारा तुरंत ही आकर जैकी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारा जैकी मर चुका था। थोड़ी देर में उस जगह पर वही रोबोट आ जाता है जिसने कि जैकी को पकड़ लिया और उसे लेकर एक पानी में जाने लगा। वो जैसे ही जैकी की बॉडी को पानी के अंदर डालता है तो अगले मोमेंट में जैकी जिंदा हो गया था। यानी जो इस गुफा के बारे में बात कही गई है वो एकदम सच है। ये वही फाउंटेन का पानी था जिसके बारे में बुक में इंक्लूजन होता है। लेकिन वो सारे आदिवासी उस जगह पर भी पहुंच गए जिससे कि रोबोट उनसे फाइट करने लगा। वो सारे आदिवासी लगातार हमला करके उस रोबोट का मास्क ही हटा देते हैं। पता चला कि ये कोई रोबोट नहीं बल्कि उनकी तरह ही एक इंसान है जिसने कि एक सूट पहन रखा है। अब यहाँ मास्क निकलते ही उस रोबोटिक आदमी को ठीक से सांस लेने के लिए नहीं हो रहा था। फिर भी उसने बहुत ज्यादा मुश्किलें झेलते हुए उन सारे आदिवासियों को मार दिया। पर शायद अब देखकर लग रहा था कि वो फ्यूचरिस्टिक आदमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला। टाइलर और जैकी उसकी मदद तो करना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या करें। देखकर यही लगता है कि इस आदमी के लिए पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो एकदम पॉइजनस है जो उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को एकदम से मार रही है।
बाकियों के उस जगह पर पहुंचने के बाद वो फ्यूचरिस्टिक आदमी एक न्यूज दिखाता है। ये न्यूज उन सभी के बारे में थी जिसमें बताया जा रहा था कि वो लोग कई हजार साल पहले गायब हो चुके थे, तब से ही उनकी तलाश जारी थी। अब यहाँ अर्थ की करंट कंडीशन के बारे में बताया जाता है कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट इंसानों के रहने लायक नहीं रह गया था, तो इसीलिए इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट करना पड़ा। इन चीजों के लिए इंसानों ने बड़े बड़े शिप बनाए और पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बड़ा सा स्पेस सेंटर स्थापित किया। ये वही स्पेस सेंटर होता है जिसे कि सारा ने आसमान में देखा था। ये सारी चीजें डिटेल में बताने के बाद फ्यूचरिस्टिक आदमी वहीं पर मर जाता है। ऑलमोस्ट अब इस गुफा के रहस्यों के बारे में उन सभी को पता चल चुका था, सिर्फ उन्हें अब ट्रेवल करके एक सेफ जगह पर जाना है। अब जैकी जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक इंसान दिखाई दिया जो कि जमीन पर लेटा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि उसके प्रोफेसर हॉपर थे, जो इस समय तक यहीं पर मौजूद हैं और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। लेकिन जैकी की नजर जब सामने की तरफ जाती है तो वो दंग रह गया, क्योंकि वहाँ पर एक और इनविजिबल लेयर मौजूद थी जिसके दूसरी तरफ बहुत सारे एंशिएंट लोग प्रेजेंट होते हैं। पता चला कि ये सब और भी ज्यादा स्लो रेट से बढ़ रहे थे, यानी जिस तरीके से सन का एक फ्लैश उस गुफा में 1 साल के बराबर है, तो अगर वो इस लेयर के दूसरी तरफ जाएंगे तो टाइम उससे भी स्लो स्पीड में बीतेगा। यानी हो सकता है कि एक सन का फ्लैश 10 साल के बराबर हो। हॉपर तुरंत ही जैकी को ये बताने लगा कि ये सब इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी फाउंटेन के रहस्य को जान न पाए। जो भी इंसान यहाँ अंदर आया आज तक वो बाहर नहीं निकल पाया। जैकी तो फिलहाल अपने सभी घायल दोस्तों को उसी फाउंटेन में गिरा देता है ताकि वो ठीक हो जाए। टाइलर का पैर जो फ्रैक्चर हो चुका था वो भी ठीक हो जाता है। उन सभी को ये चीजें किसी मैजिक से कम नहीं लग रही थी। जैकी और उसके सभी साथी थोड़ा कंफर्टेबल होते इससे पहले वहाँ आदिवासी आ गए थे, जैसे देखकर लग रहा था कि वो उन्हें मार कर ही रहेंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से कोई आदिवासी या फिर खतरनाक इंसान आ जाए जो कि बहुत ज्यादा पिछड़े जमाने का होता है, तो उनसे बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है उनके सामने आग रख दी जाए। बड़े बड़े जानवर भी आग से बहुत ज्यादा डरते और आदिवासियों का दिमाग भी एकदम जानवर जैसा होता है। जलती हुई आग को देखकर तो वो हमारे पास में ही नहीं आएंगे। और दूसरी चीज होती है कि हमें अपने माइंड का यूज करना चाहिए। आदिवासी हमारी तरह नहीं सोच सकते, तो हमें वहाँ से भागने की टेक्निक यूज करनी चाहिए, उन सभी को गुमराह करके। इन चीजों को फॉलो करके उनसे आसानी से बचा जा सकता है। यहाँ जैकी और उसके सभी साथी तो बहुत ही तेजी से भागते हुए बाहर की तरफ निकल रहे थे। उन्हें तो एक ओपनिंग भी दिखाई दे जाती है जिसके ऊपर चढ़ना होगा। तो जैकी ने उस फ्यूचरिस्टिक आदमी के यहाँ से एक टूल ले लिया था जिसे ऑन करने पर वहाँ एक लंबी सी सीढ़ी बन जाती है। तो अब बिना देरी किए वो सभी लोग सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगे। सबसे टॉप पर सेरा होती है जो कि एकदम एंड तक पहुँचने ही वाली थी, लेकिन अब ऊपर अचानक से एकदम पानी भर जाता है। जैसे लग रहा था कि वो किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। अचानक दूसरी तरफ से एलियन क्रिएचर के हाथ दिखाई देते हैं जिसने कि सारा को तुरंत ही पकड़ लिया और खींचकर दूसरी तरफ ले लिया। सभी इस बात से बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे। जैकी, टाइलर और विक तो अब नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि वो आदिवासी वहीं मौजूद हैं। वो सब दोनों तरफ कहीं भी चले जाएं, उनकी जान तो खतरे में होगी। अब इसके आगे कुछ गड़बड़ होती तभी उस पानी के अंदर से हमें सारा दिखाई गई जो कि काफी एडवांस यूनिफॉर्म में मौजूद होती है। सारा तो अब उन सभी को ऊपर खींचने के लिए एक एडवांस रोप का यूज कर रही थी जिससे कि ऑटोमेटिकली वो सभी लोग ऊपर की तरफ खींचे चले गए। यहाँ तक कि सारा ने उस एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके फर्बी, हॉपर और उसके पेरेंट्स को भी ऊपर खींच लिया था। यानी ऑब्वियस बात है कि उस सीढ़ी के गायब होने की वजह से आदिवासी नहीं आ पाएंगे। वो लोग जब ऊपर की तरफ आ चुके थे तो चारों तरफ एडवांस फैसिलिटी दिखाई दे रही थी। अब ये चीजें क्या हो रही हैं उनके साथ उन्हें बिल्कुल नहीं समझता। तब सेरा ने बताया कि जिस समय मुझे ऊपर की तरफ उन क्रिएचर्स ने खींचा था वो एक्चुअल में हम इंसान ही होते हैं जो आगे चलकर इस तरीके के क्रिएचर में बदल गए। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई बल्कि मुझे रास्ता दिखाया कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ। भले ही सबसे पहले सारा ऊपर की तरफ गई थी कुछ ही मिनट के लिए, लेकिन सारा के लिए एक्चुअली उस जगह पर कई साल बीत चुके होते और इतने सालों में हाई टेक्नोलॉजी का यूज करके उसने फिगर आउट कर लिया कि बाकियों को कैसे बचाना है। बाकी बचे हुए सभी लोगों को भी अब स्पेस स्टेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। यानी अब वो सब भी एकदम सेफली उस प्लेनेट पर जा सकते हैं जहाँ पर बाकी इंसान रहते हैं। उस बड़ी सी स्पेसशिप के अंदर तो हम एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को भी देखते हैं जो एक्चुअल में इंसानों में से डेवलप होकर बने हैं। ये इतने एडवांस हैं कि इन्हें बात करने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं। इनके अंदर टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन होता है और अब शायद वो सभी लोग चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि वो सब बच गए हैं। हमें तो पृथ्वी दिखाई जाती है जो कब तक सर्वाइव करेगी इसके बारे में नहीं पता। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।